रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। तो इसी का एक उदाहरण और ले लेते हैं। उदाहरण अपना है Fe2O3 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन रहा है Fe प्लस CO2। ये अपनी रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना है। तो इसके आसान सा जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पर आप एक छोटी टेबल बना लो। इस टेबल में एक तरफ जो आपके एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनके नाम लिख लो। यहाँ पर LHS पद के जो अभिकारक हैं उनकी संख्या आ जाएगी, और यहाँ पर RHS पद जो है उनकी संख्या आ जाएगी। यानी ये कौन सा, जो भी आपकी रिएक्शन होगी उसका कौन सा पार्ट LHS पार्ट आ जाएगा, और ये कौन सा आ जाएगा RHS पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर तत्व आपके कौन कौन से इसमें देखिए, Fe है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, 3 तत्व हैं। इनकी संख्या जो है वो यहाँ पर नोट कर देते हैं। जैसे Fe का इधर कितना आपका बोलो, ये 2, इधर कितना है 1, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 3 प्लस 1 कितने हैं 4, इधर कितना है आपका ऑक्सीजन 2, कार्बन दोनों तरफ कितना है 1 1 है। तो अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कार्बन संख्या बराबर है, लेकिन बाकी जो 2 तत्व हैं उनकी संख्या बराबर नहीं है। तो इन संख्याओं को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो आपका अभिकारक और उत्पाद है उनको यहाँ पर कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं। कोष्टक के अंदर बंद क्यों करते हैं, इसका भी कारण है कि ऐसा करेंगे तो अपने सूत्र को चेंज नहीं करेंगे। इसके जो गुणांक हैं उन गुणांक को यहाँ बाहर लिखकर इसको लिखेंगे। तो इसलिए आपको पहले क्या कर लेना है, इसको कोष्टक के अंदर बंद कर लेना है। अब देखिए इधर Fe के 2 हैं, तो इस एक को ऐसे गुणांक से गुणा कीजिए कि उसकी संख्या बराबर हो जाए। तो कितने से गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 2 से। तो ये जो 2 है उसको मैं कहाँ लिख दूंगा, उत्पाद, यहाँ पर 2 लिख दूंगा। तो आपके क्या हुआ, Fe तत्व बराबर हो गया। अब फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को किस प्रकार से संतुलित करें। इधर देखिए आपके 2 आ रहे हैं, इधर आपके टोटल 4 आ रहे हैं। तो इस संख्याओं को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि जिससे कार्बन है वो भी संतुलित हो जाए, ऑक्सीजन है वो भी संतुलित हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो आपका इधर ऑक्सीजन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। 3 से यहां मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई किया, कार्बन के 3 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए 3 दूनी 6। यानी यह जो बाहर संख्या कोष्टक है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो ऑक्सीजन के इधर कितने हो गए 6, इधर कितने आपके 4 हैं। कार्बन के इधर कितने हो गए 3 हो गए, इधर आपका कितना है 1। तो इस कार्बन को मैं क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 3। तो अब देखिए कार्बन के 3 हो गए, 3 उधर हो गए, ये आपको ऑक्सीजन के 3 प्लस 3 कितने हो गए 6 हो गए। तो इस प्रकार से अनुमान के आधार पर गुणांक को लिख करके समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जब ये आपके समीकरण संतुलित हो जाए तो उसको अपन यहाँ नीचे लिख लेंगे Fe2O3 प्लस 3CO क्रिया करके 2Fe प्लस 3CO2। ये आपकी जो समीकरण है वो कैसी समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो अगला अपना जो टॉपिक है वो है अभिक्रियाओं के प्रकार। अगला अपना है अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें मैंने आपको अलग अलग इसके प्रकार बताए थे। तो पहला हम प्रकार यहां लेके चलते हैं, तो वो है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया।
संयुग्मन। संयुग्मन का मतलब है कि जुड़ना। संयुग्मन का मतलब जुड़ना। इस आधार पर इस समीकरण को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से इसको अपन दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया दे सकते हैं। इसके अलावा इस अभिक्रिया का अन्य नाम योगात्मक अभिक्रिया दे सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया दे सकते हैं। तो इसी अभिक्रिया को अन्य संयोजन और योगात्मक नाम से भी जाना जाता है। इनका भी जो अर्थ अपन लेंगे संयोजन और योगात्मक का, वो इसका अर्थ क्या आता है, जुड़ना। क्या कहेंगे इसको, जुड़ना कहेंगे, या इसको संश्लेषणात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है, संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से इन्हीं नामों से इसको जाना जाएगा, संयुग्मन, संयोजन और योगात्मक। अब योग किसका होगा, तो इसमें जो आपके अभिकारक हैं वो अभिकारक परस्पर जुड़ेंगे और जुड़ करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे मान लेता हूं कि मेरे पास दो अभिकारक थे, एक अभिकारक ए था और दूसरा अभिकारक बी था। दोनों ने अभिक्रिया की है, तो अभिक्रिया से क्या बन गया, आपका ए बी बन गया। क्या बन गया, ए बी बन गया। तो यहां पर ये क्या था, आपके दो अभिकारक थे या दो से अभिकारक अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त इसकी यह है कि यहां पर उत्पाद क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ये आपके अभिकारक अधिक, दो से अधिक हो सकते हैं, उत्पाद क्या होगा, एक होगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, आपकी संयुग्मन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयुग्मन अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसकी पहचान क्या हो गई, अभिक्रिया की पहचान अपन क्या लिख सकते हैं कि अभिकारक दो या दो से अधिक, क्या कहेंगे, अभिकारक दो या दो से अधिक होंगे, अधिक होंगे। जबकि उत्पाद क्या होगा, उत्पाद एकल उत्पाद होगा। वो जो अभिक्रिया आपकी होगी वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो अब इसके अपन उदाहरण लेते हैं। देखिए जैसे आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्रिया कर रहा है H2 के साथ। यहां पर यह है एथीन, इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन में कन्वर्ट हो रहा है कि जो डबल बॉन्ड था उस डबल बॉन्ड के साथ कौन संयुक्त हो गया, हाइड्रोजन संयुक्त हो गया। यहाँ पर दो आपके क्या थे, अभिकारक थे, यहाँ पर क्या बन रहा है, केवल एकल उत्पाद बन रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया है, आपकी संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से आपका है कि C+O2 क्या बनाए, CO2। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, जलाने पर क्या बन रही है, CO2 बन रही है। कैसी अभिक्रिया है ये, संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, कोयले के दहन की अभिक्रिया, कोयले के दहन की अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी प्रकार से आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम धातु को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो क्या बन जाएगा, MgO। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयुग्मन अभिक्रिया है। जल का बनना है तो H2+O2 क्रिया जब ये करेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो ये भी आपकी अभिक्रिया को संतुलित कर दीजिए। कौन सी अभिक्रिया हो गई है, संयुग्मन अभिक्रिया। यानी उदाहरण इस प्रकार के याद रखने हैं जो आपके
प्रत्येक आगे आने वाली जो और अभिक्रिया है उसमें भी वो काम में आ सके। एक उदाहरण मैंने बताया था कि N2 प्लस H2 क्रिया करके क्या बनाता है NH3, संतुलित कर दो। ये अभिक्रिया भी कौन सी कहलाती है आपकी संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है आपकी संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए मैं इसकी परिभाषा नोट करा देता हूं आपको। परिभाषा साथ में नोट कर लीजिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। उदाहरण में आपको नोट करा चुका हूं, यहां पर आप एग्जाम्पल इसके दोबारा नोट कर लेना। N2 प्लस O2 क्रिया करके NO, ये और बाकी उदाहरण आपको नीचे पहले से नोट करा दिए गए। तो ये हो गई आपकी संयुग्मन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया की ओर। वो आपकी है विस्थापन अभिक्रिया। दो नंबर पे आप कहती है विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर आपको जो नया शब्द मिल रहा है वह कौन सा है विस्थापन का। कि विस्थापन क्या है? विस्थापन का मतलब है कि एक पदार्थ के स्थान पर दूसरे पदार्थ को ले आना, या यूं कह सकते हैं कि कोई भी आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनमें एक तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे के द्वारा कर दिया जाएगा। अब प्रतिस्थापन कौन करेगा? तो प्रतिस्थापन करने के लिए जो सक्रिय तत्व है वह कम सक्रिय तत्व को प्रतिस्थापित करेगा। ये बात इसमें आपको याद रखनी है। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन का मतलब क्या हो गया कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का आना, या यूं कह सकते हैं कि एक चीज के स्थान पर दूसरी का आना, एक चीज के स्थान पर दूसरी आना। जैसे मेरे पास A है, B है और ये C है। तो अब यहां पर क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कि पहले A और B दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अब ये जो B है, B को यहां पर ये जो C है, B क्या करेगा, यहां से इसको बाहर निकाल देगा और इसके स्थान पर ये आ जाएगा। यानी B के स्थान पर C आ जाएगा, C के स्थान पर क्या आ जाएगा, आपका B आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर कि A C और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका B आ गया। तो B का प्रतिस्थापन किसने किया? C ने किया है। C ने क्यों किया? कि ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील जो होगा वो कम क्रियाशील को यहाँ से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। और वो जो अभिक्रिया है वो कौन सी कहलाती है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लेता हूं कि आपका यहाँ पर कोई यौगिक जो था
वो AB के रूप में है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो क्रियाकारक तत्व है या सक्रिय तत्व है वो आपका C है। तो C यहाँ पर क्या करेगा, इस B को हटाएगा और B कहाँ चला जाएगा, C के स्थान पर, यानी उनका विस्थापन हो जाएगा, उनकी जगह चेंज हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये तो आपका AC बन जाएगा, प्लस में यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, B प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। आपका जैसे CuSO4 प्लस Zn, कॉपर सल्फेट की जिंक धातु के साथ क्रिया करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जिंक धातु है वो कॉपर धातु से अधिक सक्रियशील है। तो कॉपर क्या करेगा, इस Cu को प्रतिस्थापित करेगा और Cu कहाँ आ जाएगा, आपके Zn के स्थान पर। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तत्व ने दूसरे तत्व को क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया। तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए आगे परिभाषा इसकी लिखा देता हूं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिक के तत्वों को किसी दूसरे अभिकारक द्वारा विस्थापित किया जाए, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक उदाहरण आप ये लिख सकते हो। दूसरा उदाहरण आपका कि CuSO4 प्लस Fe क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया, आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। अब इसमें कौन सा तत्व सक्रिय है कौन सा नहीं, इस बात का हमें पता कैसे लगे, तो इसको पता लगाने के लिए अगले वीडियो में पढ़ेंगे सक्रिय तत्वों की क्रमबद्धता की श्रेणी। एक आसान से ट्रिक के साथ मैं आपको श्रेणी को याद कराने वाला हूं।